सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो मैं करने वाली हूँ सॉल्व जो भी हमारे पास 2025 में क्वेश्चन पेपर आया है बोर्ड का। जितने भी इसमें फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो सॉल्यूशन से हो, चाहे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हो, चाहे केमिकल कैनेटिक्स से हो, वो सारे क्वेश्चन हमने इसमें इंक्लूड करे हैं। और सेम टाइम ऑफ क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में भी दिखने वाला है, क्योंकि बोर्ड सेम तरह के क्वेश्चन ही पूछती है। वैल्यूज़ में भी चेंज, पर जो पैटर्न होता है वो सेम रहता है क्वेश्चन का। ठीक है, तो थ्योरी आप पढ़ चुके हो, अब बस क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन का आइडिया लगना चाहिए हमें। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन है, इन केस ऑफ एसोसिएशन एबनॉर्मल मास डिक्रीज करता है कि इंक्रीज करता है। तो जब वेंट फैक्टर आपको पढ़ाया गया था तो आपको पता होता है कि जो आई की वैल्यू 1 होती है डिसोसिएशन में, ठीक है, और आई जो होता है वो क्या होता है, वो होता है नॉर्मल मास अपॉन अब नॉर्मल मास। ठीक है, ये रेशो होती है हमारे पास वेंट फैक्टर की। तो यहाँ पे देखो, अगर आई की वैल्यू हमारे पास 1 से बड़ी डिसोसिएशन में है और 1 से कम एसोसिएशन में होती है, क्योंकि वैल्यू 1 से कम है एसोसिएशन में, क्योंकि मॉलिक्यूल ज्वाइन हो जाते हैं, डायमर बना लेते हैं, तो जो डिनोमिनेटर है वो क्या होना चाहिए, बड़ा या छोटा, तो बड़ा होना चाहिए। तो अब नॉर्मल केस में हमारे पास जो एसोसिएशन में अब नॉर्मल मास जो है वो बढ़ता है घटता है, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। ठीक है, घटना नहीं चाहिए, घटेगा तो फिर हमारे पास वैल्यूज़ कम हो जाएंगी ना, इसीलिए। ठीक है, आप एक्सप्रेशन से भी लॉजिक लगा कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अनराइप मैंगो, जो घर में मम्मी अचार बनाती हैं। ठीक है, तो आपको पता होता है कि जब उसे धूप में रखा जाता है तो उससे क्या होता है, सारा जो पानी है वो बाहर निकल जाता है और जो मैंगो है वो श्रिवल हो जाता है ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर। तो लॉस ऑफ वाटर जो होता है, चाहे आप सब्जियां देखो घर में, वो भी अगर आपने काट के रखी है तो उसमें भी क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, जिसकी वजह से वो वाटर क्या कर जाती है, लूज कर जाती है। तो आंसर होगा इट लूजेज वाटर ड्यू टू रिवर्स ऑस्मोसिस। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन विल हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। देखो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे आपको दिख रहा है, सारे क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, एक स्ट्रॉन्ग है, वीक है। जिसमें ग्लूकोज जो है वो डिसोशिएट नहीं होता, ना ये डिसोशिएट होता है। यूरिया भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी डिसोशिएट नहीं होता, सिर्फ ये दोनों डिसोशिएट होते हैं। क्योंकि डिसोशिएट हो रहे हैं तो ये हमारे बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करने का काम करते हैं। अब KCl के लिए अगर आप आई की वैल्यू चेक करो तो 2 होती है, लेकिन कैल्शियम क्लोराइड के लिए अगर आप आई की वैल्यू देखो तो वो 3 है। तो जिसकी बेटा आई की वैल्यू ज़्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, तो इसका आंसर हमारा होता है ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुकिंग टाइम इज रिड्यूस्ड इन अ प्रेशर कुकर। पता है हमें कि कुकिंग टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाता है प्रेशर में, तो असर्शन ट्रू है। रीज़न क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इनसाइड अ प्रेशर कुकर इज एलिवेटेड। ये इसलिए होता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है कुकर के अंदर वो क्या कर जाता है, बढ़ जाता है। सही बात है, वेपर प्रेशर बढ़ जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज ऑल्सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ से करेक्ट होता है। नेक्स्ट हमारे पास सेम तरह का क्वेश्चन है जैसे हमारे पास 3 था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सोल्यूशन विल हैव द हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। अब यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की बात है, यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट की बात है। तरीका सेम है, आई की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, फ्रीजिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। अगर अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड है, ठीक है, जिसके लिए आई की वैल्यू कितनी है, 4। हमारे पास दूसरा क्या है, सोडियम सल्फेट Na2SO4। तो हमारे पास यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी होगी, सोडियम के लिए 3, 2 सोडियम है 1 सल्फेट है तो 3 आया। ठीक है, ग्लूकोज तो डिसोशिएट नहीं होता, KCl के लिए आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे आई की वैल्यू सबसे ज़्यादा किसके लिए है, AlCl3 के लिए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, AlCl3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हेनरी कांस्टेंट KH डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, ये हमारे पास असर्शन ही गलत है, क्योंकि KH की वैल्यू जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ बढ़ती है, याद रखना, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हेनरी कांस्टेंट। ठीक है, और जो सॉल्युबिलिटी होती है वो टेम्परेचर बढ़ाने पे घटती है, इतना तो हमें पता है ना, क्योंकि आप नॉर्मल भी घर में देखो सॉफ्ट ड्रिंक जो होती है अगर आप फ्रिज में रखोगे तो उसमें गैस ज़्यादा सॉल्युबल रहती है, लेकिन जब आप उसे फ्रिज से बाहर निकाल दो तो सॉल्युबिलिटी रिड्यूस कर जाती है। तो असर्शन तो फॉल्स है। रीज़न क्या है, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेज, सॉल्युबिलिटी का डिक्रीज करती है, ट्रू। तो रीज़न हमारा ट्रू है, असर्शन हमारा फॉल्स है। तो इससे हमारे पास कौन सा पार्ट करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट। तो अभी हमने देखा हेनरी कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है सॉल्युबिलिटी के। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आता है यहाँ से, तो क्या हो जाता है हमारे से आंसर। अब क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट KH इज कांस्टेंट, कांस्टेंट तो नहीं है, ग्रेटर फॉर द गैसेस विद द लोअर सॉल्युबिलिटी। बात सही है, हमारे पास सॉल्युबिलिटी कम होगी तो KH की वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मोल। देखो 1 मार्क्स का क्वेश्चन और फ्रीजिंग पॉइंट का दे दिया, तो कोई इन्होंने दे रखा है कि मोलैलिटी 1 है, तो आप जब फॉर्मूला करते हो डेल्टा T इज इक्वल टू आई इंटू KF किया जाता है इंटू मोलैलिटी। अब 1 मोलल दे रखा है तो ये तो 1 ही हो गया। KF की वैल्यू कितनी है, 1.86 है। अब क्योंकि KCl है और KCl अगर ब्रेक होगा तो आपको K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव देगा,
यानी इसके लिए हमारे पास आई की वैल्यू होती है वो 2 होती है, तो 2 हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 3.72 हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में आएगा। अब यहाँ पे ये चीज़ ऑप्शन पॉजिटिव में भी है और नेगेटिव में भी है। तो आपको पता है जो प्योर वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट 0 सॉरी उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 होता है, माइनस करोगे 3.72 तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3.72 ऑफकोर्स डिग्री में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा -3.2 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ सोल्यूशन ऑफ एसीटेन एंड इथेनॉल कैसा है। तो जब आपको ये टॉपिक पढ़ाया जाता है तो आपको बताया जाता है कि अगर बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, अगर ए बी की इंट्रैक्शन ज़्यादा है तो इस केस में हमारे पास नेगेटिव डेविएशन आती है, नेगेटिव डेविएशन आती है। पर यहीं पे अगर ए बी की इंट्रैक्शन कम है तो पॉजिटिव डेविएशन आती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक इथेनॉल है, एक एसीटोन है। इथेनॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है, सी डबल बॉन्ड हो, CH3 इधर भी, CH3 इधर भी, ठीक है, और एक तो हमारे पास अल्कोहल ही है जो कि CH3 CH2 OH है। तो यहाँ पे अगर आप देखो इनकी बॉन्डिंग वीक होती है क्योंकि यहाँ पे इसके साथ 2 बल्कि ग्रुप्स होते हैं, तो क्योंकि इनकी बॉन्डिंग वीक है तो क्या शो करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आ गए, 2 मार्क्स से क्वेश्चन है ये। अब क्वेश्चन है, गिव रीजन कुकिंग इज फास्टर इन अ प्रेशर कुकर देन इन ओपन पैन। तो कुकिंग जो है फास्टर होती है, इसका रीज़न हम अभी पढ़ के आए हैं ऊपर ही, क्योंकि जैसे कुकर बंद होता है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, वेपर प्रेशर भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास खाना जो है वो ईजिली पक जाता है कंपेयर टू ओपन, क्योंकि यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट नहीं बढ़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन मिक्सिंग अ लिक्विड एक्स एंड वाई, 2 लिक्विड थे हमारे एक्स और वाई, उन दोनों को मिक्स कर दिया गया और इसकी मिक्स करने से वॉल्यूम आया वो डिक्रीज कर गया, ठीक है। वॉल्यूम अगर डिक्रीज कर रहा है तो मतलब कौन सी डेविएशन है, तो देखो अगर वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है इसका मतलब जो है मॉलिक्यूल में ए बी में इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, यानी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, तभी मॉलिक्यूल कंबाइन कर जा रहे हैं। और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन किस में होती है, नेगेटिव डेविएशन में, याद रखो नेगेटिव डेविएशन में। तो हमारे पास कौन सी डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन है यहाँ पे। नेक्स्ट पूछा है व्हाट चेंज, अगर ठीक है व्हाट चेंज ऑफ टेम्परेचर इज ऑब्जर्व, तो डेल्टा एच वी अगर रिड्यूस होता है बेटा तो डेल्टा एच भी क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, टेम्परेचर डिक्रीज करता है, टेम्परेचर डिक्रीजेज, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन जो भी हम सॉल्व करेंगे इसमें आपको कीवर्ड्स बताऊंगी और आपको उन कीवर्ड से ही आंसर फ्रेम करना है, जो आप फ्रेम करके लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, डिफाइन एजियोट्रॉप। तो एजियोट्रॉप आपको पढ़ाया भी गया था, ऐसे कंपोनेंट्स, ऐसे मिक्सचर जिनमें कंपोजिशन सेम रहती है हर टेम्परेचर पे, हर कंसंट्रेशन पे, तो उसे हम बोलते हैं एजियोट्रॉप्स। व्हाट टाइप ऑफ एजियोट्रॉप इज फॉर्म्ड व्हेन बाय द नेगेटिव डेविएशन, तो जब डेविएशन नेगेटिव है, ठीक है, डेविएशन नेगेटिव है यानी हमारे पास बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, याद रखो नेगेटिव डेविएशन में ए बी की इंटरेक्शन ज़्यादा होती है, क्योंकि ए बी की इंटरेक्शन ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, तो इस केस में हमारे पास मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट आता है, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप आता है, ठीक है। एग्जाम्पल आप कुछ भी लिख सकते हो, आप फिनॉल की लिख दो, फिनॉल प्लस एनिलीन, इसके एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमारे पास फिनॉल और एनिलीन में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, जिसकी वजह से बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है, ठीक है। अगर पॉजिटिव डेविएशन होती तो आप सेम एग्जाम्पल दे सकते थे जो अभी यहाँ पे दिया गया था एसीटोन और इथेनॉल का, तो एग्जाम्पल आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय पॉजिटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन आपको पता होगा जब भी हमारे पास सॉल्वेंट में जो इंट्रैक्शन होती है, ठीक है, जब भी हमारे पास सॉल्यूट की इंट्रैक्शन ए और बी की इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो कंपेयर टू ए बी की इंट्रैक्शन, इसमें इंट्रैक्शन क्या है, वीक है। अगर इसमें इंट्रैक्शन वीक होगी तो कौन सा बॉइलिंग पॉइंट, कौन सी डेविएशन आएगी, याद रखो पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। एग्जाम्पल पॉजिटिव डेविएशन के अभी हम करके आए हैं, एसीटोन और इथेनॉल है, सेम तरह के क्वेश्चन ही थे देखो, ठीक है, एसीटोन और इथेनॉल है, मतलब व्हाट टाइप ऑफ एजियोट्रॉप इज फॉर्म्ड बाय द पॉजिटिव डेविएशन। तो याद रखो जो पॉजिटिव डेविएशन होती है उसमें बॉन्डिंग वीक होती है, क्योंकि बॉन्डिंग वीक है तो बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कैलकुलेट द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन व्हेन 3 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। अब 3 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड दे रखी है तो हमारे पास यहाँ पे तो आई की वैल्यू हो जाएगी जो कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड तो आयन है, तो बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ जा रहा है तो आई को यूज़ भी करेंगे हम। मोलर मास हमें दे रखा है यहाँ पे, डिजोल्व इन मास ऑफ सॉल्वेंट भी गिवन है हमें 260 ग्राम, ठीक है, और हमारे पास आई की वैल्यू इसके लिए आ जाएगी 2, अंडरगोज अ कंप्लीट डिसोसिएशन, और के बी की वैल्यू हमें दे रखी है। तो फॉर्मूला आपको पता ही होता है कि क्या होता है फॉर्मूला, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी, साथ में मल्टीप्लाई हो जाता है आई, ठीक है। चलिए फिर सॉल्व करते हैं, देखिए रखा है हमें के बी की वैल्यू गिवन है 0.52,
हमें मास ऑफ सॉल्वेंट 260 दे रखा है ग्राम्स में, ठीक है। गिवन मास कितना है 3 ग्राम्स और ये कितना है 111। तो हमें पता है डेल्टा टीवी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, आई की वैल्यू कितनी है 3, क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड में 3 आयन होते हैं, कैल्शियम के 2 क्लोराइड के, 3 आ गया। साथ में केबी की वैल्यू कितनी है 0.52 इंटू में फॉर्मूला क्या होता है मोलैलिटी का, मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000, ठीक है। तो इसमें गिवन मास कितना है हमारे पास 260, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। गिवन मास कितना है 3, मोलर मास कितना है 111, ठीक है, इंटू 260 इंटू हमारे पास क्या जाएगा 1000। तो इसका पॉइंट हटाएंगे नीचे लग जाएगा 100 हमारे पास, 2 0 से कैंसिल हो जाएगा, 2 0 इस 0 से कैंसिल होगा ये, ओके 3 3 9 आ गया, 9 इंटू 52 अपॉन 111 इंटू 26। तो बहुत ज़्यादा हार्ड कैलकुलेशन नहीं पूछती है, 26 1 26 2 52 हो जाएगा, ठीक है। 9 2 18 हो गया, चाहे तो आप 3 के टेबल पे कट कर लो, 3 3 9, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 3 9 और 3 7 21, 37 आ गया। तो ऊपर 9 अपॉन रह गया 37, तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा डेल्टा टीवी का, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। नोट कर लो कैलकुलेशन, ये पार्ट सॉल्व कर लो आप, ठीक है जी। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लिक्विड है एक्स एंड वाई फॉर्म एन आइडल सोल्यूशन। तो एक्स और वाई जो है वो आइडल सोल्यूशन बना रहे हैं हमारे पास, ठीक है। द वेपर प्रेशर ऑफ एक्स एंड प्योर वाई दे रखा है हमें, ठीक है, आइडल सोल्यूशन बना रहे हैं। रिस्पेक्टिवली कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग इक्वल मोल्स ऑफ एक्स वाई। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ट्विस्ट आ गया, कैसे आ गया ट्विस्ट, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है कि इक्वल मोल्स है। अगर इक्वल मोल है बेटा तो आपको पता था मोल फ्रैक्शन जो है एक्स ए प्लस एक्स बी, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है 1 के। तो अगर दोनों इक्वल मोल्स हैं तो आप कह सकते हो एक्स ए की वैल्यू भी कितनी है 0.5 और एक्स बी कितना है 0.5, ठीक है। आपको हेनरी लॉ से क्या फॉर्मूला पता होता है कि जो टोटल प्रेशर होता है रॉल्स लॉ से वो किसके बराबर है, मोल फ्रैक्शन इंटू इनिशियल प्रेशर के, ठीक है। इनिशियल प्रेशर कितना है 120, दूसरे का मोल फ्रैक्शन इंटू इनिशियल प्रेशर 160, ठीक है। आप वैल्यूज रखो यहाँ पे एक्स ए की रख दो कितने 0.5, तो हम देखें 0.5 इंटू 120 प्लस 0.5 इंटू 160, ठीक है, हाफ ही हो जाएगा इन शॉर्ट। तो मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 60, ये हो जाएगा हमारे पास 80, तो आंसर विल बी 140। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 140, याद रखना आप। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया है, स्टेट हेनरी लॉ। सबको आता है हेनरी लॉ, कहता है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। अब उसके बाद उन्होंने दे रखा है वाई आर एक्वेटिक स्पीशीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। सब बच्चों को आंसर आता होता है कि एक्वेटिक जो स्पीशीज़ होते हैं वो कोल्ड वाटर में इसलिए कंफर्टेबल फील करते हैं क्योंकि जब टेम्परेचर कम होता है, ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होती है ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन ज़्यादा डिजॉल्व रहती है, इसलिए हमारे पास जो सॉल्युबिलिटी है वो ज़्यादा होती है और एक्वेटिक स्पीशीज ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज दे रखा है हमें, मोलर मास उसका इतना है, इन अ वाटर हैज़ अ बॉइलिंग पॉइंट दिस। तो आपको बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है, टी बी दे रखा है, टी बी आपको दे रखा है कितना 100.20 डिग्री, ठीक है। आप इससे डेल्टा टी भी निकाल सकते हो क्योंकि आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी पता होता है जो कि 100 डिग्री सेल्सियस का होता है। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट, ओके, फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है हमें इन द सेम सोल्यूशन। बॉइलिंग पॉइंट हमें दे रखा है, फ्रीजिंग पॉइंट हमें निकालना है। मोलर कांस्टेंट फॉर के एफ एंड के बी हमें दे रखा है दिस एंड दिस, ठीक है जी। हमें क्या पूछ निकालना है, डेल्टा टी एफ निकालना है, यानी पहले हम टी एफ निकालेंगे फिर डेल्टा टी एफ निकालेंगे, ठीक है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में के बी और के एफ दे रखा हो, गिवन मास और मोलर मास भी दे रखा हो और एक टेम्परेचर दे रखा हो, तो इन क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं उसको भी समझते हैं। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है वाटर का, वो होता है 273.15, ये आप याद रखोगे। और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस। स्टैंडर्ड बचपन से याद करते रह रहे हो तो याद करनी है। पहला काम हमारे पास और डेल्टा टी बी निकालेंगे। डेल्टा टी बी कैसे निकलता है, टी बी माइनस टी बी नॉट। तो हमारे पास टी बी कितना था 100.20 और ये तो हमें पता है ये 100 होता है, माइनस करो तो 0.20 आ जाएगा। डिग्री सेंटीग्रेड में भी और केल्विन में भी इतना ही डिफरेंस आएगा। अब हमें फॉर्मूला पता था डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी, क्योंकि यहाँ पे आइंस नहीं है तो हमारे पास अगर मोलैलिटी का फॉर्मूला निकालें यहाँ पे तो मोलैलिटी कितना हो जाएगा हमारे पास डेल्टा टी बी अपॉन के बी, ठीक है। डेल्टा टी बी की वैल्यू कितनी 0.20 दे रखी है और वो दूसरी कितनी है 0.512। आप डिवाइड करोगे आपको वहाँ से कितना मिलेगा 0.390 मिलेगा, ठीक है। अब मोलैलिटी आ गई क्योंकि सेम सोल्यूशन है तो हमें पता होता है डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला अगेन क्या होता है के एफ इंटू मोलैलिटी।
अब मोलैलिटी तो हमें दे रखी है कि एफ की वैल्यू 1.86 है, मोलैलिटी 0.390 निकाली है हमने। अगर आपको उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 0.725 केल्विन मिलेगा डेल्टा टी एफ की वैल्यू। अब डेल्टा टी एफ मिल गया हमें, तो टी एफ चाहिए होता है, तो हमें फॉर्मूला पता होता है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, सॉरी टी एफ जो होता है वो किससे आता है, टी नॉट एफ माइनस ऑफ जो हमारे पास डेल्टा टी आता है। ठीक है, तो हमारे पास डेल्टा टी 0.725 था और ये हमें पता है ये 273.15 होता है। इनकेस अगर आप 273 भी लेके क्वेश्चन करते हो सॉल्व तो वो भी गलत नहीं होने वाला है। तो बेटा आप माइनस करोगे आपको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर हमेशा लोअर ही है, अगर डिग्री में निकालना है तो बस माइनस साइन लगा दो, ज़्यादा वरी नहीं करना, माइनस साइन लगा देंगे हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 0.3 ग्राम्स ऑफ एसिटिक एसिड, इसका मोलर मास हमें दे रखा है, डिजोल्व कर रखा है 30 ग्राम ऑफ बेंजीन में। ठीक है, तो ये हमारे पास गिवन मास है, यानी W1 कितना है 0.3। ठीक है, पहले आपको गिवन ही लिखना है, सो W1 नहीं है W2 है, क्योंकि सॉल्वेंट को हम W2 लेते हैं। W2 कितना है 0.3, W1 कितना है 30 ग्राम दे रखा है, और गिवन मास जो है यानी M2 सॉल्वेंट का मास कितना दे रखा है 60 ग्राम दे रखा है हमें। बेंजीन शोज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज दिस, तो डेल्टा टी एफ हमारे पास कितना है, डेल्टा टी एफ हमें दे रखा है 0.45 डिग्री। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन, यानी हमें अल्फा निकालना है बेसिकली। ठीक है, ऑफ एसिड इफ इट फॉर्म्स एज अ डायमर, अगर डायमर बनाते हैं बेटा तो एन की वैल्यू होती है हाफ, याद रखना है, अगर डायमर बनता है तो एन की वैल्यू क्या होती है, हाफ होती है। और के एफ बेंजीन के लिए दे रखा है 5.12। ईजी क्वेश्चन है, करेंगे कैसे, चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो मैं दे क्या रखा था, फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला हमें पता होता है डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम होता है। आई की वैल्यू ऐसी रही, के एफ की वैल्यू दे रखी है हमारे पास। मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000, ये सारी वैल्यूज हमें गिवन है। ठीक है, पहला काम होगा हम आई ही निकालेंगे, तो आई का फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा टी एफ हमें 0.45 दे रखा है, डिवाइड में कर देंगे सारी चीज़ें जो कि 5.12। ठीक है, 0.45 डिवाइड बाय 5.12 इंटू 0.3 इंटू में क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा 60 और आ जाएगा साथ में 30। तो बेटा पॉइंट के बाद 2 डिजिट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कैंसिल हो जाएगी। पॉइंट के बाद एक और डिजिट हो जाएगा तो ऊपर लग जाएगा 0। तो 45 इंटू 60 इंटू 300, 1000 नहीं यहाँ पे 100 है, 300 अपॉन में 512 है, 3 है और 1000 है। तो पहले तो बेटा 0 ही कैंसिल करो, 0 कैंसिल हो गए, 3 1 से 3 कैंसिल हो गया। ओके, ऊपर बचा 45 इंटू 6 और नीचे बचा हमारे पास 512 केवल। तो ये भी डिवाइड हो ही जाएंगे 4 से, 3 से तो डिवाइड हो रही है ना, 5 6 6 2 9 नहीं, 3 से डिवाइड 2 से कर सकते हो। यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 256। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 55 90 135, 135 अपॉन 256 आ जाएगा। इन शॉर्ट डिवाइड करोगे तो आई की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। अब आपको एक फॉर्मूला करवाया जाता है अल्फ़ा का, कि अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है आई माइनस 1 अपॉन 1 एन माइनस 1, एक ये फॉर्मूला है। एक अल्फ़ा का फॉर्मूला हम करते हैं आई 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस एन, ये कब करते हैं, जब आई की वैल्यू 1 से छोटी होती है, यानी क्या होती है, एसोसिएशन होती है। एसोसिएशन में ये फॉर्मूला लगता है, डिसोसिएशन में ये फॉर्मूला लगता है। तो डिसोसिएशन हो रहा है और डायमर बन रहा है, सॉरी एसोसिएशन और डायमर बन रहा है, तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, याद रखना। ठीक है, आप किस तरह से फॉर्मूला याद रख सकते हो। तो हमारे पास एसोसिएशन हो रहा है, डायमर बन रहा है, तो फॉर्मूला ये रहेगा 1 माइनस 0.527 अपॉन, एन की तरह भी कर सकते हो, एक ही बात है, 1 माइनस हाफ कितना आ जाएगा, हाफ ही आ जाएगा, 2 0.527, ये हमारे पास कुछ वैल्यूज आएंगी। ठीक है, पुट करोगे तो अल्फ़ा की वैल्यू ये आ जाएगी, और अल्फ़ा की वैल्यू ये, तो आपको परसेंटेज निकालना है तो 0.946 को मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो आंसर आ जाएगा 94.6। सेम तरह का क्वेश्चन आए भी एग्जाम में, इस बार भी दिख सकता है, अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, श्वेता मिक्स 2 टाइप ऑफ लिक्विड ए एंड बी ऑफ 10 ml ईच, दोनों 10 ml के ही थे। आफ्टर मिक्सिंग जो वॉल्यूम है वो क्या कर जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, 10 से 20 हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया है। तो वॉल्यूम बढ़ गया तो आपको पता नहीं चाहिए वॉल्यूम किस में बढ़ता है, नेगेटिव डेविएशन में कि पॉजिटिव डेविएशन में। तो वॉल्यूम बेटा बढ़ता है पॉजिटिव डेविएशन में। ठीक है, देखो, तो वाई वाज देयर इज अ वॉल्यूम चेंज आफ्टर द मिक्सिंग, इसलिए होता है बेटा वो पॉजिटिव डेविएशन तब होती है जब ए बी की इंटरेक्शन क्या हो, वीक हो। याद रखना, इससे तो क्वेश्चन हर साल ही आता है, बार बार आता है, तो अच्छे से करना है कि जब ए बी में इंटरेक्शन वीक होगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा,
ठीक है, क्योंकि हमारे पास सॉल्वेंट यानी ए बी में जो ए में इंटरेक्शन थी और बी में आपस में इंटरेक्शन थी वो हमेशा वीकर है कंपेयर टू ए बी की इंटरेक्शन में, इसलिए हमारे पास वो स्ट्रॉन्गर है, ए बी की इंटरेक्शन वीक है, इससे वॉल्यूम क्या कर जा रहा है, बढ़ जा रहा है। नेक्स्ट विद देयर बी चेंज इन इंक्रीज, सही बात है, चेंज भी होता है, क्या चेंज होता है, डेल्टा वी भी ग्रेटर देन 0 हो जाता है और डेल्टा एच भी ग्रेटर देन 0 हो जाता है। प्रोसेस क्या होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, ये एंडोथर्मिक। गिवन एग्जाम्पल ऑफ, तो पॉजिटिव डिविजन के ऊपर एग्जाम्पल आप याद करके आए हो जो कि है एसीटोन प्लस इथेनॉल, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ डज द स्प्रिंकलिंग ऑफ सॉल्ट वाटर, तो स्प्रिंकलिंग ऑफ सॉल्ट वाटर से जो हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट है वो रिड्यूस हो जाता है यानी और कम हो जाता है, ठीक है, जल्दी अचीव हो जाता है, तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं टू मेल्ट द स्नो एट अ हिली एरियाज। नेक्स्ट व्हाट हैपन्स व्हेन द ब्लड सेल्स ऑफ केप्ट इन 0.5%, तो यहाँ पे आपको एक वैल्यू याद रखनी है, मैं बार बार बोलती हूँ, बहुत बार मैंने करवाया है कि अगर आपके पास 0.9 से कम वैल्यू है, ठीक है, अगर आपके पास 0.9 से क्या है, कम है, उस केस में क्या होगा, हमारे पास श्रिंकिंग होती है, क्या होती है, श्रिंक होता है, ब्लड सेल श्रिंक हो जाता है, क्यों, क्योंकि हाइपोटोनिक सोल्यूशन बन जाता है। और वहीं 0.9% से अगर ज़्यादा हो जाए, ठीक है, अगर हमारे पास कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, सेल क्या कर जाएगा, स्वेल कर जाएगा, क्योंकि हाइपरटोनिक सोल्यूशन बन जाता है। तो क्योंकि 0.5% जो है वो 0.9 से कम है तो ब्लड सेल क्या करेगा, श्रिंक कर जाएगा, ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, याद रखना। राइट एन एप्लीकेशन ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस, तो रिवर्स ऑस्मोसिस की जो एप्लीकेशन है वो डीसैलिनेशन में है, डीसैलिनेशन यानी जब समुद्र के पानी से क्या अलग करना होता है हमें, नमक, तो हम यूज़ करते हैं प्रोसेस ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस है क्या कि आपके पास जहाँ पे हाईयर सॉल्युबिलिटी होती है, जहाँ पे हायर कंसंट्रेशन होती है, वहाँ से प्रेशर अप्लाई किया जाता है और सॉल्वेंट जो है वो सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ जाने लग जाता है, फ्लो ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट से किस पे होता है, सॉल्यूशन की तरफ होता है, वो होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। इसका आंसर अगर लिखा है तो पढ़ा देती हूँ मैं, ठीक है। ऊपर वाला क्वेश्चन यही था, मैंने कहा था कि ए बी में इंटरेक्शन वीकर होती है, यही आंसर है। टेम्परेचर डिक्रीज करता है क्योंकि एंथैल्पी निकलती है। इथेनॉल ऑस्टन इसके एग्जांपल बोली थी, ये भी बात सही है। सॉल्ट लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन एंड हैंस इजी टू क्लीन, बर्फ नहीं बनती है, पिघल जाती है। रेड ब्लड सेल जो है वो क्या करेंगे, स्वेल्स अप कर जाएंगे, ठीक है, सॉरी 0.5% होगी यानी 0.9% से कम है तो स्वेलिंग है, 0.9% ज़्यादा है तो श्रिंकिंग है, याद रखना, उल्टा बोल दिया वहाँ पे मैंने, क्योंकि सोल्यूशन क्या है, हाइपोटोनिक है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में स्वेलिंग आती है, याद रखना। वाटर विल फ्लो इनटू द सेल एंड एज अ हाइपोटोनिक एंडोऑस्मोसिस अकर होता है। और रिवर्स ऑस्मोसिस के एग्जांपल अभी मैंने बोली थी डीसैलिनेशन में यूज होता है। ओके, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 25 डिग्री सेल्सियस सैचुरेटेड सोल्यूशन, हमें इनिशियल प्रेशर दे रखा है, यहाँ पे मैं इनिशियल प्रेशर अगर लिखना है तो कितना दे रखा है हमें, 24 mm ऑफ मरकरी, राइट। फाइंड द सैचुरेटेड सोल्यूशन एज परसेंटेज ऑफ, परसेंटेज यानी हमारे पास गिवन मास कितना है, 5%, तो गिवन मास होता है W1, ठीक है, 5% दे रखा है हमें। मोलर मास हमें दे रखा है M1 कितना है, सॉरी 2 होगा ना, सॉल्वेंट के लिए 2 लेते हैं हम, कितना है 60 है, ठीक है। और दूसरी चीज़ हमारे पास वाटर ही है, दूसरी चीज़ हमारे पास वाटर ही है ना, ओके। तो पहले हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला X से होता है जो कि होता है n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, हम B निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर होते हैं वो कितना होता है, 55.5 होता है, पता है हमें, ठीक है। अब यहाँ पे कंपेयर करें तो n जो वाटर की कंसनट्रेशन है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, पहले निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स, दैट वुड बी ईजियर। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो यूरिया के लिए निकालें तो 5/60 आएगा, अराउंड 1/12, ठीक है, ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स होगा। अब हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन यानी X, तो उसका फॉर्मूला किसके बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B यानी 1/12 प्लस 1/12 प्लस वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल का 55.5 होता है। अब आपको पता है वाटर की जो कंसनट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू यूरिया, तो निगलेक्ट कर देंगे तो 1/12 रह जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा 55.5, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, जो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आएगी उसको इक्वेट कर दो, उसे मल्टीप्लाई कर दोगे आप प्रेशर से, कितना प्रेशर दे रखा है 24 mm ना, मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा, जो फाइनल प्रेशर आएगा आपके पास वो आप इस वैल्यू को मल्टीप्लाई किसके कर देना, 24 से मल्टीप्लाई कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है सैचुरेटेड सोल्यूशन है
जिसका हमारा इनिशियल प्रेशर दे रखा है 25, तो इनिशियल प्रेशर हम लिख लेते हैं 24 mm ऑफ मरकरी है, और हमें दे रखा है 5% एक्वस सोल्यूशन है। अगर 5% एक्वस सोल्यूशन है तो गिवन मास कितना हो जाएगा हमारे पास सॉल्वेंट का 5, ठीक है, और सॉल्यूट का मास कितना हो जाएगा 95, क्योंकि हमारे पास 5% है टोटल का। मोलर मास हमें यूरिया का दे रखा है 60 और वाटर का मोलर मास हमें पता होता है 18। अब हमें निकालना है प्रेशर, तो प्रेशर के लिए पहले हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन में हमारे पास फॉर्मूला होता है XB का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है NB अपॉन Na प्लस NB, ठीक है। तो यहाँ पे Na और NB हमें निकालना पड़ेगा। तो पहले आप निकालो NB की वैल्यू कैसे निकलेगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गिवन मास अपॉन मोलर मास, अराउंड कितना आएगा 1/12, ठीक है। 1/12 को डिवाइड करो तो अप्रॉक्सीमेटली आएगा 0.083, ठीक है। कैलकुलेशन आप चेक कर लेना। नंबर ऑफ मोल्स अगर बी के में निकालोगे तो वो हमें 95 दे रखा है, नीचे कितना 18, तो सॉल्व करोगे इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी 5.27 कुछ आएगी। हमें मोल फ्रैक्शन चाहिए था, तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला XB होता है, जो कि वैल्यू हो जाएगी, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ऊपर आएगा 0.083, नीचे आएगा 0.083 प्लस 5.27, ठीक है। चाहे तो आप इसको कंपेयर नेग्लेक्ट भी कर सकते हो, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली 0.9845, ठीक है। अब हमें पूछा गया था, प्रेशर पूछा है, तो मोल फ्रैक्शन आया 0.845, मल्टीप्लाई करोगे 24 से तो अराउंड यू विल गेट आंसर 23.4, तो आपको ये इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से कैलकुलेशन करनी है। तो नेक्स्ट हमारे पास एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर एक्वस सोल्यूशन है हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइट है, तो यहाँ पे आई की वैल्यू भी आएगी और वेंटो फैक्टर यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, याद रखना। इज मेड अप ऑफ एंड इस मोलर मास इज मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर वास, जब ऑस्मोटिक प्रेशर यूज करके उसका मास नापा गया तो अब नॉर्मल मास जो आया उसका वो कितना आया 25 आया, ठीक है। नॉर्मल मास एक्वस सोल्यूशन का आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा, जो कि किसके बराबर होगा NaOH के बराबर। Na कितना है 23, O कितना है 16, H कितना है 1, तो आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 6 3 9 1 10 40, अराउंड 40 हमारे पास नॉर्मल मास है, 25 हमारे पास अब नॉर्मल मास है। हमसे पूछा गया परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन, यानी आपसे अल्फा पूछा गया है, तो अल्फा का फॉर्मूला आपको पता होता है, किया आपने। तो हमारे पास पहले हम आई निकालेंगे। आई का फॉर्मूला क्या होता है नॉर्मल मास अपॉन अब नॉर्मल मास, यानी 40 अपॉन 25 करोगे अराउंड कितना आ जाएगा 1.6 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब 1.6 हमारे पास इसकी वैल्यू होगी आई की, और हमें फॉर्मूला पता क्या होता है I-1 अपॉन N-1, क्योंकि NaOH में 2 आयन प्रेजेंट है, एक Na के एक OH के, तो हमारे पास टोटल आई की वैल्यू कितनी जाती है, सॉरी N की वैल्यू 2 हो जाती है इससे, तो N की वैल्यू हम 2 रखेंगे तो 2 - 1 कितना आ जाएगा 1, आई की वैल्यू 1.6 है -1 तो 0.6 आ जाएगा। 0.6 को परसेंटेज में निकालेंगे तो 100 से अगर लो मल्टीप्लाई तो 60% विल बी द आंसर, ठीक है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं था। चलिए अब हम प्रस्थान करें लास्ट क्वेश्चन पे। उसके बाद हमारे पास एक केस स्टडी है, सेम सी है, हो जाएगी। वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर दे रखा है हमें, सेम कैलकुलेट लोअरिंग इट्स वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर हमारे पास कम हो गया विच फ्रीजेज एट 0.3, तो फ्रीजिंग पॉइंट भी दे रखा है हमें, KF की वैल्यू भी दे रखी है हमसे, ठीक है। पूछे कैलकुलेट द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर कितना कम हो जाएगा हमें ये निकालना है। तो हमें देख रखे हैं यहाँ पे डेल्टा TF दे रखा है, चेंज इन टेम्परेचर, जिसका फॉर्मूला हमें पता होता है KF × M होता है, ठीक है। ये लिख लिया आपने। चलिए जी, तो डेल्टा TF का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास KF × मोलैलिटी का होता है। हमें अगर यहाँ से मोलैलिटी निकालनी हो तो हम डेल्टा TF अपॉन KF कर देंगे। डेल्टा TF की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.3 दे रखी है और KF की वैल्यू 1.86 है, ठीक है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ पे 30 अपॉन 186 आ जाएगा। अब मोलैलिटी का फॉर्मूला आपको पता होता है, वो होता है मोल फ्रैक्शन अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू में क्या जाता है 1000, ठीक है। इसके ये किसके बराबर हो गया 30 अपॉन 186 के, 0 से कैंसिल हो गया 0, 186 है ये। x2 निकालेंगे हम तो जगह 3 इंटू मास इंटू क्या दे रखा है हमें नीचे 186 है, इंटू वाटर था तो वाटर के लिए मास हम 18 लिख सकते हैं, इंटू में आ गया 18 हमारे पास, अपॉन में 186 है, ठीक है। और 1000 का नीचे रह गया हमारे पास 100, तो आप इसे सॉल्व करो तो आपको वैल्यू मिलेगी 2.88 इंटू 10⁻³ ये वाली वैल्यू मिल जाएगी हमें, ठीक है। अब इसके बाद रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का फॉर्मूला तो आपको पता ही होता है, जो कि होता है इनिशियल प्रेशर माइनस फाइनल प्रेशर अपॉन इनिशियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन की वैल्यू ये है, ये वो यहाँ पुट करोगे आप,
इनिशियल प्रेशर आपका 24.8 था, नीचे भी 24.8 आएगा, ठीक है। तो इसको डिवाइड करो तो 1 माइनस पी अपॉन 24.8 रहेगा, 1 माइनस 24.8 अपॉन पी। इस मेथड से करोगे तो दैट वुड बी मोर ईजियर रादर देन कि आप एलसीएम ले लो, ठीक है। तो ये चीज़ नेगेटिव इधर आ जाएगी, पॉजिटिव इधर आ जाएगी, फिर कैलकुलेशन पार्ट है, आप खुद सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व हो जाएगा। चलिए, फिर हमारे पास एक केस स्टडी भी आई थी इस बार एग्जाम में। आप केस स्टडी में थ्योरी पार्ट बाद में पढ़ना, पहले क्वेश्चन देखना, क्या पता आपको पहली थ्योरी पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। तो डिफाइन रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस आपको पता है जिसमें हमारे पास जो फ्लो है वो सॉल्यूशन से यानी हाई कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट की तरफ यानी लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है, उसे हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। जो एसपीएम यूज होता है वो सेलुलोज होता है, सेलुलोज, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा गया था, तो इसका ये है, when the external pressure is larger than the osmotic pressure then the movement of solvent is from solution to solvent through a semi-permeable membrane, the direction of osmosis is reversed, it is called reverse osmosis बोलते हैं, ठीक है। सेलुलोज एसिटेट की लेयर होती है बीच में जो कि एज अ एसपीएम काम करती है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट टू हैपन व्हेन द रेड ब्लड सेल कैप्सूल्स आर प्लेस्ड इन 0.5। अभी हम करके आए हैं 0.5 से अगर कम है तो ब्लड सेल क्या करता है, स्वेल, और 0.5 से यानी 10.5 है ज़्यादा है तो क्या करता है, श्रिंक, ठीक है। याद देखो 0.9 से अगर कम है तो क्या करेगा, स्वेल, अगर 0.9 से ज़्यादा हो तो क्या करेगा, श्रिंक। ये चीज़ आपको एग्जाम में याद रखनी है, ठीक है। तो इससे हमारे पास केस स्टडी जो भी हमारे पास क्वेश्चन आए थे सॉल्यूशन चैप्टर के वो हमने सारे सॉल्व कर लिए हैं। एक बार आप खुद रिवाइज कर लेना तो आपके जो इस एग्जाम में भी आएगा वो आप बहुत ईजिली क्वेश्चन कर पाओगे। ये चैप्टर हमारा केमिकल काइनेटिक्स, इसके क्वेश्चन हम करने वाले हैं जिसमें भी 2025 के एग्जाम्स में आए हुए हैं। इजी क्वेश्चंस हैं, सेम कॉन्सेप्ट बेस पे इस साल भी क्वेश्चन आएंगे, तो आप अच्छे से इन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करो और इनमें ये लॉजिक लगता है इन क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, ऐसे आप सॉल्व करो। जैसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दैट रिएक्ट विद ईच अदर इन एलिमेंट्री रिएक्शन। तो कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूलैरिटी पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा 6th हो गया तो फर्स्ट एमसीक्यू तो ऊपर है। फर्स्ट एमसीक्यू है, द एक्टिवेशन एनर्जी ई ऑफ अ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द स्लोप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको पता है इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, लॉग के फॉर्मूला अगर आपको नहीं याद तो यहीं से याद करो, विच इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है, सॉरी ई ए अपॉन माइनस ई ए अपॉन आर, यहाँ पे लॉग ऑफ 1/t होता है, ठीक है। ये हमारे पास एक्सप्रेशन होता है। तो यहाँ पे आप देखो कि जो लॉग ऑफ के है वो प्रोपोर्शनल किसके है, 1/t का रिलेशन है इसके साथ, तो ये सेटिस्फाई करती है इक्वेशन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद एनर्जीज इक्वल टू और ग्रेटर देन ई ए। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी इक्वल टू या ई ए के बराबर होगी वो एक्टिवेशन एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट से हमें पता है, वो होता है ई इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर टी। नेक्स्ट है, द रोल ऑफ कैटलिस्ट क्या होता है किसी भी रिएक्शन में, फ्री एनर्जी को कम करना, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बढ़ाना या फिर एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाना। तो हमारा होता है एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करना। नेक्स्ट है, प्लॉट ऑफ ग्राफ बिटवीन द आर एंड टाइप। अब ग्राफ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, ध्यान क्या रखना है, जब भी ग्राफ आर और टी के बीच में हो तो वो जीरो ऑर्डर होता है, ठीक है, याद रखना है। और जब भी ग्राफ लॉग के बीच में हो, लॉग फाइनल अपॉन इनिशियल, तो हमारी नेगेटिव स्लोप मिलती है, ठीक है। ये फाइनल है, ये इनिशियल है, अगर टाइम से ऐसा ग्राफ मिल रहा है तो आपके पास ये फर्स्ट ऑर्डर होता है, फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि ग्राफ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अगर यही मैंने ये चीज़ पलट दी होती, आर नॉट अपॉन आर लिखा होता है इनिशियल टू द फाइनल, तो हमें स्लोप पॉजिटिव आती, ठीक है। और स्लोप की वैल्यू क्या होती, के अपॉन 2.303। यहाँ भी स्लोप की वैल्यू सेम होती, के अपॉन 2.303। ध्यान ये रखना है, फाइनल ऊपर है, इनिशियल नीचे है तो ग्राफ ऐसा है, इनिशियल ऊपर है, फाइनल नीचे है तो ग्राफ ऐसा आएगा टाइम के साथ। जीरो ऑर्डर में जो कंसंट्रेशन का ग्राफ होता है टाइम के साथ वो क्या रहता है, कांस्टेंट, क्योंकि कंसंट्रेशन वेरी नहीं करती। ये 4 ग्राफ हैं, वेरी बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं, पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में। तो क्योंकि मैंने एक्सप्लेन ही कर दिया कि यहाँ पे नेगेटिव स्लोप है और ये ग्राफ किसका होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो हाफ ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज ऑलवेज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू रेट, सही पता है हमें। फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो हमारे पास टी हाफ होता है वो बराबर था 0.693 अपॉन के, तो ये सही है। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन में भी जीरो, तो मॉलिक्यूलरिटी जो है वो जीरो कैसे हो सकती है, जीरो है तो इन मॉलिक्यूल कोलाइड ही नहीं कर रहे हैं, यानी यही हमारे पास क्या होगा, फॉल्स होगा, बाकी सारे क्या होंगे, ट्रू होंगे, पर आप पढ़ के देख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये तो हमने कर लिया, असर्शन इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल। अगर हम रिएक्टेंट कंसंट्रेशन को डबल कर देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, हाफ हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं, हमें पता है रिएक्ट डबल नहीं होती है, हाफ ही होती है, तो हमारे पास असर्शन फॉल्स है। असर्शन फॉल्स है तो एक ही ऑप्शन होता है हमारा डी। नेक्स्ट होता है यूनिट एंड रेट कांस्टेंट फॉर द सेम। तो यूनिट और रेट दोनों किसके लिए सेम होते हैं, वो होते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए सेम,
ठीक है, याद होना चाहिए। फर्स्ट है जीरो ऑर्डर के लिए सेम होगी, क्योंकि जीरो ऑर्डर की अगर हम बात करें तो वो आर होता है, आर इज प्रोपोर्शनल टू के, तो के और आर की सेम यूनिट सिर्फ जीरो ऑर्डर में होती है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेट अ कंडीशन अंडर विच अ बायोमोलिकुलर रिएक्शन, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बायोमोलिकुलर रिएक्शन जो काइनेटिकली फर्स्ट ऑर्डर होती है वो कौन सी रिएक्शन होती है? तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं सूडो ऑर्डर रिएक्शन। और सूडो ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें हमारे पास एक रिएक्टेंट वो इतना ज़्यादा होता है कि हम दूसरे की कंसनट्रेशन को अमाउंट को निगलेक्ट कर देते हैं। सूडो ऑर्डर की रिएक्शन है हमारे पास C12H22O11 सुक्रोज प्लस वाटर मॉलिक्यूल गिव राइज टू ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ये हमारा इसका आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है राइट द लॉ रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर दिस। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है? रिएक्टेंट की पावर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन दे रखी, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो हमारे पास कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी? एच और आई की। रेट इज इक्वल टू के, एच की पावर भी जीरो और आई की पावर भी जीरो। क्यों? क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? जीरो है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेगेटिव तो नहीं हो सकती है, इससे हमारे पास दोनों की कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगी। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन? तो आपको पता है जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या कर जाता है? डबल हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हम लोग राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन भी लिखना है हमें। क्या होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? के इज इक्वल टू ई माइनस ई ए अपॉन आर टी, यहाँ पे ए होता है ना, अपॉन आर टी। आप लॉग लेते हो, अभी रिलेशन हमने लिखा था कौन सा? लॉग ऑफ के इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, यहाँ से अगर आप डिफ्रेंशिएट करो तो भी वैल्यू हो जाएगी आपके पास के इज इक्वल टू ई अपॉन आर टी। ठीक है, तो हमारे पास रिलेशन आ जाता है। फाइनली माइनस इनिशियल है तो चेंज हो जाती हैं चीज़ें। ओके, वरना पे ये वाला एक्सप्रेशन लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास द रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन ए टू पी, हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द इनिशियल कंसंट्रेशन टू फॉल फ्रॉम दिस टू दिस? तो हमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या दे रखा है? रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब हमें के गिवन है इस क्वेश्चन में। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब हमें के दे रखा है, के कितना है? 0.0030। मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते इस चैप्टर से जनरली। हाउ लॉन्ग द टाइम विल टेक? इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी है? 0.01। फाइनल कितनी थी? तो इनिशियल माइनस करेंगे फाइनल कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम पीरियड हमें निकालना है, किसके बराबर होगा? रेट कांस्टेंट के 0030। यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आप सॉल्व कर सकते हो, आंसर मिल जाएगा आपको इजीली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट रिएक्टेंट ए अंडरवेंट डीकम्पोजिशन रिएक्शन, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वाज मेजर्ड पीरियडिकली, रिकॉर्ड द टेबल। दे रखा है हमें और हमें पूछा गया बेस्ड ऑन द अबव डाटा प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड राइट एक्सप्रेशन ऑफ रेट लॉ। तो यहाँ पे आप देखो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है? हाफ हो जा रही है, यहाँ पे भी हाफ हो रही है, यहाँ पे भी हाफ हो जा रही है, तो हमारे पास हाफ से रिड्यूस हो रही है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर आप कंसंट्रेशन लिखो तो क्या लिखोगे? आर इक्वल टू के ए की पावर 1। ठीक है, चाहे आप निकाल के दे सकते हो, के की वैल्यू वेरी कर रही होती है, यहाँ पे के की वैल्यू वेरी करेगी। माइनस करके देख लो, 40 - 2 1 - 0, तो 20/1 आया, पहले के की वैल्यू आएगी। दूसरे के की वैल्यू निकालोगे तो 10/2 आएगी, यानी 5 आएगी। के2 कितना आएगा? 5। तो क्योंकि के की वैल्यू वेरी कर रही है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में के की वैल्यू वेरी नहीं करती। नेक्स्ट बेस्ड ऑन द अबव डाटा प्रिडिक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड राइट द एक्सप्रेशन ऑफ रेट लॉ। अच्छा, तो हमने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, द रेट लॉ ऑफ द रिएक्शन इज फाउंड टू बी दिस, इफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज एडेड to the reaction chamber and the temperature was kept constant, then predict the change in the rate of reaction। अगर आप 1 मोल डालोगे तो रिएक्शन बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको पता है जितना आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे उतना रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगी, पर रेट कांस्टेंट सेम रहता है। नेक्स्ट ग्राफ दे रखा है और मैंने आपको बताया था पॉजिटिव स्लोप है, R0/R1 है, तो कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है? अभी मैंने फर्स्ट डिस्कस किया था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। प्रिडिक्ट द रिएक्शन स्लोप क्या होती है? स्लोप होती है K/2.303। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, सर्टेन रिएक्शन इज 50% कंप्लीटेड इन 20 मिनट्स। तो टी हाफ हो जा रही है 20 मिनट में, और 300 केल्विन। एट द सेम रिएक्शन 50% कंप्लीटेड 5 मिनट्स और 350 पे, तो टाइम 5 मिनट ले रही है, टेम्परेचर कितना है? 350। कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी, तो एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है, आपको फॉर्मूला पता होता है। तो कैसे करेंगे? हमारे पास टी हाफ की वैल्यू ये दे रखी होती है इनिशियली, अब हमें टाइम 20 मिनट दे, तो 20 लिख लिया हमने, दिन को डिवाइड करोगे तब ये वैल्यू मिलेगी। सिमिलरली अगर K2 की वैल्यू निकालो तो टाइम आपको 5 दे रखा है, हाफ लाइफ ही है क्योंकि 50% ही खत्म हो रहा है, तो K2 की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। अब लोग K2/K1 निकाल सकते हो, डिवाइड करोगे तो 4 ही आएगा। ठीक है, और E हमारे पास कांस्टेंट होता है 2.03 तो होता ही है, इसकी वैल्यू 8.314 होती है, इनको मल्टीप्लाई कर लोगे। जो हमारे पास फाइनल टेम्परेचर था वो 350 था, इनिशियल 300 था, दोनों करेंगे माइनस, नीचे दोनों का आ जाएगा प्रोडक्ट,
और ये हमारे पास कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी होती है, तो आप एग्जाम में क्या करोगे, सिंप्लीफाई करके छोड़ दो, फॉर्मूले पुट करो, सिंप्लीफाई करो एंड लीव इट। ठीक है, जब आपको समय मिलेगा लास्ट में तो आप सॉल्व करने पे ध्यान दो, अदरवाइज ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब समय नहीं बर्बाद करना होता, बहुत कम टाइम होता है हमारे पास, तो टाइम को मैनेज करके चलना होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास है द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन। तो फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन में हमें जो डाटा मिल रहा है वो कुछ ऐसा है। अब इन्होंने बोला है प्रेशर दे रखा है, देखो प्रेशर के टर्म में हमारे पास सिनेरियो ही बदल जाता है, और हमसे पूछा गया यहाँ पे रेट कांस्टेंट यानी के की वैल्यू निकालनी है। तो इनिशियल आप रिएक्टेंस की बात करो तो इनिशियल प्रेशर पी आई होगा, तो इनिशियल हमें प्रेशर पी आई कितना दे रखा है 0.5। ठीक है, बी इनिशियल कंसंट्रेशन इसके भी 0, इसको भी 0। थोड़े समय बाद क्या होगा, इसकी कंसंट्रेशन पी हो जाएगी पी आई माइनस 2x, क्योंकि 2 मोल थे, वहाँ पे 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन बनेंगे और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखो आपके पास जो पी टोटल होगा यानी फाइनल टेम्परेचर जो होगा, सॉरी फाइनल प्रेशर जो होगा वो इन सबका सम होगा। तो सम करो पी आई माइनस 2x प्लस 2x प्लस x, इससे कैंसिल ये तो आ गया पी आई प्लस एक्स। पी टी की वैल्यू तो आपको पता ही है, ये लिखी हुई 0.625 है, यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। तो x कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 0.625 माइनस 0.5, तो 0.125 किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन तो पी आई थी, फाइनल कितनी हो जाएगी, तो फाइनल प्रेशर जो आएगा हमारे पास वो आएगा इनिशियल प्रेशर माइनस ऑफ 2x, x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 0.25 है, 125 है, आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो 0.25 आएगा, 0.5 माइनस 0.25, 0.25 आता है, दिस इज फाइनल प्रेशर, और ये हमारे पास इनिशियल प्रेशर है। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास होता है K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम लॉग इनिशियल अपॉन फाइनल। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट हटेगा, ऊपर 50 लग जाएगा, 50 अपॉन 25, 2 रह जाएगा, लॉग ऑफ 2, यहाँ पे 2.303 है, और टाइम हमें कितना दे रखा है 100, लॉग 2 की वैल्यू पता ही होती है 0.3010, सॉल्व करो तो K की वैल्यू ये आ जाएगी हमारे पास। कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट नहीं थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फॉर रिएक्शन ए बी प्रोडक्ट दे रखे हैं हमें, इनिशियल रेट दे रखे हैं उनके, हमसे पूछेगा डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी एंड ओवरऑल रिएक्शन। तो हमें ऑर्डर बताना है, तो ऑर्डर के लिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे कंसंट्रेशन को। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास रेट गिवन है, रेट का फॉर्मूला अगर हम लिखें तो हमें ऐसा दिया होता है ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई कंसंट्रेशन होगी। अगर तो नेक्स्ट में क्वेश्चन दे रखा है फॉर रिएक्शन ए और बी द फॉलोइंग आर द इनिशियल रेट्स, इनिशियल रेट्स गिवन है हमें और इनिशियल कंसंट्रेशंस भी गिवन है। अगर हम इसके टर्म में इक्वेशंस लिखें तो हमें पता है के का फॉर्मूला हम लिखेंगे, हमें ऑर्डर नहीं पता, सो आर इज इक्वल टू के, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के विच इज अ कांस्टेंट, ऐसे हम रेट लो को लिखते हैं। ए की कंसंट्रेशन ऑर्डर नहीं पता हमें, ना ही हमें बी का ऑर्डर पता है। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन की बात करो तो रेट आपको 0.05 दे रखा है, के की वैल्यू हमें पता नहीं है, और ए हमें 0.1 दे रखा है, 0.1 की पावर एक्स, और बी भी 0.1 है, इसकी पावर वाई है। अगर मैं सेकंड इक्वेशन की बात करूँ तो इसके लिए रेट 0.10 है मेरे पास, के तो कांस्टेंट ही है, जो ए की कंसंट्रेशन है वो 0.2 की पावर एक्स है और बी की कंसंट्रेशन 0.1 की पावर वाई है। अगर मैंने इन दोनों को इक्वेशन को डिवाइड किया तो आप देख सकते हो इससे चीज़ कैंसिल हो जाती है, के से के कैंसिल हो जाता है, पॉइंट से कैंसिल पॉइंट 1/2 आता है, और वहाँ पे 1/2 की पावर क्या आता है एक्स। तो अगर हम यहाँ से कंपेयर करें तो हमें एक्स की वैल्यू क्या मिलती है 1, यानी ए का जो ऑर्डर है, ए का ऑर्डर कितना आ गया हमारे पास 1। अगर बी की बात करें तो बी के लिए अगर आप सेम इक्वेशन डिवाइड करो, जैसे ये 0.1 है, ये 0.2, इन दोनों को डिवाइड करो तो यहाँ पे देखो 0.5 यहाँ पे भी है, 0.5 यहाँ पे भी है, अगर आप डिवाइड करो 0.1 0.2, ठीक है, यहाँ पे वाई वाई रहेगी पावर, यहाँ पे भी 0.05 है, यहाँ पे भी 0.05 है, और यहाँ पे 0.1 और 0.1 नहीं है जो कि x की पावर होगी, तो ये टर्म भी कैंसिल होगी, ये टर्म भी कैंसिल होगी, यानी 1/2 की पावर क्या आई 1/2 इक्वल टू 1 आया। 1 कब होगा जब 1/2 की पावर क्या होगी 0, तो जो b की ऑर्डर आया है वो कितना है 0, तो हमारे पास जो नई इक्वेशन बनेगी r वो हो जाएगी a की पावर 1 और b की पावर 0, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी आ जाएगी हमारे पास 1। ठीक है, तो ऐसे हम क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी केस स्टडी आई हुई है, मुश्किल नहीं केस स्टडी, पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं। व्हाट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो स्लोएस्ट स्टेप होता है वो हमेशा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। डिफाइन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन जो मल्टीपल स्टेप है उनको हम कॉम्प्लेक्स ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। आप इसमें सूडो ऑर्डर का भी रिएक्शन लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो SN1 जो है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, SN2 जो है वो
एलिमेंट्री रिएक्शंस हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट? तो आपको पता है कि जब रेट कांस्टेंट बढ़ता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी बढ़ जाती है, फास्ट हो जाती है। नेक्स्ट है व्हाई इज द मॉलिक्यूलैरिटी एप्लीकेबल फॉर ओनली एलिमेंट्री रिएक्शंस? क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट या 3 रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं और उन तीनों रिएक्शन में आप इजीली बता सकते हो कॉलिजन कैसा होगा, इसलिए हमारे पास मॉलिक्यूलैरिटी जो है वो एलिमेंट्री रिएक्शन में है। जबकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में बहुत सारे रिएक्टेंट इन्वॉल्व होते हैं और उसकी वजह से हमें रिएक्शन पता नहीं लगती कि कैसे हो रही है, किसके बीच में कॉलिजन हो रही है। नेक्स्ट है द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल एक्स टू वाई। मॉलिक्यूल जो है वो एक्स से चेंज हो रहा है वाई में, सेकंड ऑर्डर कनेक्टिक्स फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो अगर एक्स हमारा वाई बन रहा है, अब इन्होंने बोला अगर हम सेकंड ऑर्डर कनेक्टिक्स है तो एक्स स्क्वायर है वो, अब इन्होंने बोला अगर हम एक्स की कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स कर दें तो वाई कितना बढ़ जाएगा? तो यहाँ पे देखो ये 9x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 9x स्क्वायर को कुछ नया y2, ये y1 है हमारे पास, तो ये हमारे पास इनिशियल y था तो 9y1, यानी जो नया ऑर्डर बनाएगा वो पुराने टाइम्स से क्या हो जाएगा, 9 टाइम्स बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमें दे रखी है NO5 की, NO2 की, ठीक है। और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन भी दे रखी है, कैलकुलेट द रेट। तो आपको पता है इनिशियल अपन फाइनल करोगे, अपॉन में टाइम लगाओगे, टाइम 60 मिनट का है, डिवाइड करोगे इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन टाइम, ये इक्वेशन यूज करोगे आपको के की वैल्यू मिल जाएगी। इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है ये। नेक्स्ट वी कैन नॉट डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो हमारे पास अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी गिवन है तब भी हम ऑर्डर नहीं दिखा सकते, क्योंकि ऑर्डर जो होता है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, थ्योरेटिकली आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। बायोमोलिकुलर रिएक्शन वाली क्वेश्चन अभी करके हैं हम, जो सूडो ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं, सूडो ऑर्डर रिएक्शन जो होती हैं वो होती है हमारे पास बायोमोलिकुलर, जो देखने में यूनिमोलिकुलर लगती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डबल्स फॉर इंक्रीज इन 10 केल्विन टेम्परेचर। अगर 10 केल्विन बढ़ता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या कर जाता है, बढ़ जाता है। कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी, यानी ई हमें फाइंड करनी है। 10 केल्विन से बढ़ने का मतलब अगर आपका इनिशियल 298 है तो बाद में कितना होगा 308। तो फॉर्मूला होता है log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गई तो 2K1 आ गया अपॉन K1, K से कैंसिल करोगे log 2 आएगा, log 2 की वैल्यू आपको पता होता है 0.3 होती है। ये रहा 2.30 को 3 को R मल्टीप्लाई करोगे तो सीधा याद देखो 19.5 आता है, 15 आता है। ऐसे कैलकुलेशन आसान हो जाती है आपके लिए, ठीक है। हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर 298 है, फाइनल टेम्परेचर 308 है। इनको सॉल्व करोगे, बस कैलकुलेशन पार्ट ही रह रहा है आपका, फिर आप उसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें रिएक्शन दे रखे 2H2 गिव राइज टू H2O और O2, द प्रपोज मैकेनिज्म दे रखा है हमें, जो स्लोएस्ट स्टेप होगा उससे हमें रिएक्टेंट मिलता है, रेट ऑफ रिएक्शन मिलती है, राइट। रेट लो, तो रेट लो में हमारे पास 2 चीज़ें आएंगी, एक आएगा OH और एक क्या आएगा I, ठीक है। अगर हम रेट लो के एक्सप्रेशन की बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास H2O2 और I आएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास रिएक्टेंट्स थे ये। ओवरऑल ऑर्डर कैसा है, दोनों के पावर 1 1 है तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। और मॉलिक्यूलैरिटी भी कितनी है, 2। क्यों मॉलिक्यूलैरिटी 2 है, क्योंकि 2 रिएक्टेंट इसमें इन्वॉल्व हैं। हमारा क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन 2025 के बोर्ड के। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें टिन का दे रखा है, SN का 0.15 है और क्रोमियम का दे रखा है। आपसे पूछेगा EMF कैसे निकालनी है, सेल पोटेंशियल। तो आपको पता होता है हम कैथोड माइनस एनोड कर देते हैं, माइनस करेंगे, ऑलरेडी माइनस का 0.74 कर दोगे, ऐड करोगे तो कितना आएगा 4 और 9 89, तो 0.89 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है हमारा, ठीक है। ई नॉट कभी नेगेटिव नहीं आता, ये चीज़ ध्यान में रखना, ओके। और ये रिएक्शन बैलेंस भी है, क्यों, क्योंकि 2 ये दे रहा है 2 ये ले रहा है। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2SO4 यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड द गैस इवॉल्व एट एनोड। तो कौन सी गैस निकलती है, O2 निकलती है, वो हमने SHE में पढ़ा होता है। नेक्स्ट हमारे पास मैच द टाइप ऑफ रिएक्शंस। लेड स्टोरेज बैटरी कहाँ होती है, इन्वर्टर्स में होती है, यानी 1 का क्या होगा, D होगा। सेकंड हमारे पास मरकरी सेल जो होता है, अच्छा फ्यूल सेल हमें पता है अपोलो में होता है, फोर्थ का क्या हो जाएगा B। तो 1 का D एक ही में है, एक ही ऑप्शन आप देखोगे तब भी आपका MCQ हो जाएगा, चारों देखने की जरूरत भी नहीं है आपको यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फॉर मेजरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ आयनिक सॉल्यूशन एंड AC सोर्स इज अंडर यूज्ड, कंसंट्रेशन ऑफ आयनिक सॉल्यूशन विल चेंज इफ द DC इज यूज्ड। तो क्या हमारे पास इसका आंसर ये भी करेक्ट है। फॉर मेजरिंग रेजिस्टेंस ऑफ आयनिक सॉल्यूशन AC सोर्स चाहिए होता है हमें, क्योंकि आयन चाहिए होते हैं, करंट बदलना चाहिए। कंसंट्रेशन ऑफ आयनिक सॉल्यूशन विल चेंज, अगर DC सोर्स को आप यूज़ करोगे तो हाँ, तो DC सोर्स को यूज़ करोगे तो बैटरी कनेक्ट कर दोगे तो कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी, क्योंकि आयंस ब्रेक हो जाएंगे। तो बोथ इज करेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट द चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ MnO4 टू MnO2। तो कितना चार्ज चाहिए होगा, ट्रांसफर कितना हो रहा है, देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, Mn की ये माइनस का 8 है ना, 4 है, तो माइनस का 8 इक्वल टू -1 कर दोगे तो 8 यहाँ पे कितना आएगी 7 वैल्यू हो जाएगी। मैग्नीशियम ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे इतनी है 7 + 7,
यहाँ पे कितने होगी 4, तो चेंज किससे हो रहा है 3 से हो रहा है, 4 होगी ना, क्योंकि ऑक्सीजन 2 हैं, 2 ऑक्सीजन तो -4 हो जाएगा, तो मैंगनीज उधर जाएगा ये चीज़, तो प्लस का 4 आ जाएगा, तो 3 हमारे पास फैराडे चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल द रिएक्शंस दे रखी हैं हमें। एज द रिएक्शन प्रोसेस व्हाट विल हैपन टू द ओवरऑल वोल्टेज, तो हमारे पास वोल्टेज क्या करेगी जब रिएक्शन होगी, तो डिक्रीज एज जिंक इंक्रीजेज, इंक्रीज एंड कॉपर इंक्रीजेज, क्या होगा, तो जैसे जैसे हमारे पास जिंक बढ़ता है बेटा वो नेगेटिव पोटेंशियल करता है ना, तो डिक्रीज करेगी वैल्यू, ठीक है, पता होनी चाहिए आपको। व्हाट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल ऑफ, सेम चीज़ अभी किए थे हमने, 3 फैराडे था इसका आंसर, शायद 2 पॉजिटिव, यहाँ 2 पॉजिटिव है ना, तो 7 था, 7 से किससे बदला है 2 में, तो डिफरेंस कितने का है 5 का, तो 5 फैराडे आंसर होगा। नेक्स्ट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl गिव्स H2 एट कैथोड एंड Cl2 एट एनोड, सही बात है। क्लोरीन गैस हैज हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देन H2O, दिस ऑल्सो करेक्ट, एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल कन्वर्ट्स द एनर्जी ऑफ कंबर्शन ऑफ फ्यूल इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो फ्यूल सेल होता है, पढ़ा होता है हमने, ठीक है। नेक्स्ट हमें कंडक्टिविटी का वैल्यूज दे रखी हैं। बेस्ड ऑन द कंडक्टिविटी डाटा गिव प्लॉजिबल रीजन द वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, तो हमें दिख रहा है जब हमारे पास कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो कंडक्टिविटी, ये हमारे पास कंसंट्रेशन पहले 1 है, फिर रिड्यूस होगी, डायल्यूशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, डायल्यूशन पे हमारे पास ये वाली कंडक्टिविटी डिक्रीज कर रही है, पर ये कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है, तो ग्राफ को देख के आप बता सकते हो इस डाटा को कि हमारे पास जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है वो रिड्यूस करती है, एक्सप्लेन भी किया है मैंने, और जो मोलर कंडक्टिविटी है वो बढ़ती है डायल्यूशन के साथ, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है। फ्यूल सेल जो है हमारा वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है कंबशन ऑफ फ्यूल, हाइड्रोजन को, वाटर की एनर्जी को ब्रेक करता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिलीज करता है, ठीक है। एडवांटेज यही है कि हमारे पास ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, पॉल्यूशन नहीं होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो मिलते हैं उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, और जो वेस्ट वाटर होता है उसको भी यूटिलाइज किया जा सकता है। नेक्स्ट है कॉलरश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट आयन और फर्स्ट ऑफ फैराडे, ये भी आता ही होगा। तो कॉलरश लॉ कहता है द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ कैटायन एंड नाइन। फॉर्मूला लिखेंगे लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा, यहाँ पे x डाल लो पॉजिटिव प्लस y लैम्डा नेगेटिव, ठीक है। फॉर्मूला भी लिखना है आपको, एग्जांपल भी लिख सकते हो कि लैम्डा अगर हम NaCl लिखे दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा ऑफ Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा ऑफ Cl नेगेटिव, एग्जांपल लिख दोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। दूसरा हमारे पास फैराडे का फर्स्ट है जो कहता है द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच अकर्स एट इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस, जो ये रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करते हैं, करंट पे, जितना करंट होगा उतनी रिएक्शन ज़्यादा होंगी, जितनी इलेक्ट्रिसिटी होगी उतना रिएक्शन फास्ट होगी। तो और तीसरा हमारा क्वेश्चन क्या था कॉलरश लॉ में, ओके हमारे पास एक x to y चेंज हो रहा है, प्रिडिक्ट विच इज़ अ बेटर कोटिंग सरफेस ऑफ आयरन टू प्रिवेंट द कोरोजन, तो बेटर हमारे पास वो होगा इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होगा, तो यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा किसका है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका है x का है, और सबसे कम किसका है y का है, ठीक है। तो आपको जो x होगा वो बेटर होगा क्योंकि उसके लिए ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल नेगेटिव होगा उतना हमारे पास सरफेस में रिएक्शन कम होगी। लेड स्टोरेज बैटरी की रिएक्शन आपको पता है होती है, लेड हमारे पास है, सल्फेट है, गिव राइज टू लेड सल्फेट प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पर रिएक्शन होती है, लेड ऑक्साइड हमारे पास होता है, उसमें हम सल्फेट ऐड करते हैं एसिड के प्रेजेंस में और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो लेड सल्फेट और वाटर मॉलिक्यूल बनता है। ये लेड स्टोरेज की रिएक्शन आपको याद रखनी है। तो उसका आंसर हमारे पास है बिकॉज एट कैथोड जो रिएक्शन है जिसका हाईएस्ट पोटेंशियल है वो प्रेफर की जाती है, द रिडक्शन ऑफ H2O to H2 होगा वहाँ पे कैथोड पे, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा नेगेटिव होना चाहिए। is preferred, whereas at anode water should get oxidized in the preference of chlorine. However, on account of over potential of oxidation जो है क्लोरीन का होगा और क्लोरीन गैस निकलेगी, तो ओवरऑल रिएक्शन जो होगी वो होगी हमारे पास NaCl प्लस H2O गिव राइज टू Na पॉजिटिव अलग, OH नेगेटिव अलग, हाफ ऑफ हाइड्रोजन और हाफ ऑफ क्लोरीन रिएक्शन बनेंगे हमारे पास यहाँ पे, ठीक है जी। कुछ क्वेश्चन ऐसा आता है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो सिंपल ही आते हैं, जब से हो जाएंगे। ये भी कर लिया हमने, ये भी कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ये तो आपके फिजिक्स के फॉर्मूले से भी हो जाएगा। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कॉलम दे रखा है हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू, मोलर NaOH, हमारे पास कंसंट्रेशन भी गिवन है ऑफ द सोल्यूशन, हमें एरिया दे रखा है, हमें लेंथ दे रखी है और हमें R भी दे रखा है, R भी है, L भी है, A भी है, ठीक है। निकालना क्या हमें, पहले रो निकालेंगे, वो आपको पता ही है फिजिक्स में किया था, रो L/A, R किसके बराबर होता है, तो रो कैसे निकलता है RA/L के, ठीक है। अगर रो मिल गया तो हम कैसे कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं उसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारे पास मैंने कहा कि पहले हम फिजिक्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, R इक्वल टू रो L/A, सारी वैल्यूज पुट करेंगे, R की दे रखी है हमें, A भी दे रखा है, L भी दे रखा है, पुट करोगे तो 100 ओम आ जाएगा। फिर जो कंडक्टिविटी होती है यानी कापा होती है
वो प्रोपोर्शनल होती है 1/ρ के। तो आप 1/100 पुट करोगे तो कापा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10⁻²। तो हमारे पास कंडक्टिविटी इतनी आ गई। अब मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है डेल्टा एम इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन कंसंट्रेशन। तो ये आपको 10⁻² था, कंसंट्रेशन भी दे रखी थी, ये 1000 था। कैलकुलेशन सॉल्व करोगे 2 × 10⁻², आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, समझते जाओ कि इन क्वेश्चन को हमें ऐसे करना है। चलिए जी, इन क्वेश्चंस पे हम गिव द रीजन द पीएच ऑफ एक्वस NaCl इंक्रीजेज व्हेन इलेक्ट्रोलाइज। तो पीएच जो है वो बढ़ती क्यों है? क्योंकि हमारे पास वाटर कंटेंट ज़्यादा आता है, तो हमारे पास Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, इसलिए पीएच की वैल्यू बढ़ जाती है, हमारे पास बेसिक नेचर आने लग जाता है। अनलाइक ड्राई सेल, मर्करी सेल हैज़ अ कांस्टेंट पोटेंशियल। तो मर्करी सेल का कांस्टेंट पोटेंशियल होता है थ्रू आउट लाइफ, और मर्करी सेल बेटर होता है पर थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन डिक्रीज विद डायल्यूशन। तो आपको पता ही है कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है डायल्यूशन पे, बिकॉज नंबर ऑफ आयंस पर इनटू वॉल्यूम डिक्रीज करते हैं। ठीक है, आंसर पढ़ लेंगे अभी इसका। राइट द ओवरऑल सेल रिएक्शन आपको दे रखी है, टिन की है और हाइड्रोजन की है, और आपसे पूछा गया क्या निकालना है इसका EMF ऑफ सेल। तो ये क्वेश्चन भी आपको आता ही है। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, बिकॉज NaOH ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। ठीक है, बिकॉज ओवरऑल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व द आयन ऑफ सोल्यूशन, कंसंट्रेशन कैन चेंज ड्यूरिंग लाइफ टाइम। क्योंकि हमारे पास मर्करी सेल में कोई आयन्स नहीं होते हैं, इसकी वजह से जो रिएक्शन है वो कुछ समय के बाद तक चलती है। नेक्स्ट टिन वाली रिएक्शन है हमारे पास, तो हमारे 2 इलेक्ट्रॉन अगर देगा तो हाइड्रोजन भी 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो हमारे पास फॉर्मूला था E कैथोड माइनस E एनोड माइनस 0.059 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो इस क्वेश्चन में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए थे? 2 हुए, तो नीचे 2 आ गया। लॉग ऑफ ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन, इसकी कंसंट्रेशन गिवन थी, इसकी कंसंट्रेशन गिवन थी, सॉल्व कर लोगे आप तो आपको ये मिल जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लेड स्टोरेज बैटरी की रिएक्शंस हैं, वो आपको याद ही करनी है। तो सेकेंडरी सेल में जो रिएक्शन हमारे पास वो होती है एनोड पे लेड प्लस सल्फेट गिव राइज टू लेड सल्फेट प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। याद करते चलो बेटा, लिखते चलो। एट कैथोड होगा लेड ऑक्साइड प्लस सल्फेट प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, क्या मिलेगा हमें? लेड सल्फेट प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल। ओवरऑल रिएक्शन अगर लिखनी है तो लेड हमारे पास लेड की रोड होती है, लेड ग्रिड जिसे हम कहते हैं। लेड ऑक्साइड होता है बीच में, सल्फेट होता है 2SO4 जो हमने यहाँ पे लिखा है, एक सल्फेट यहाँ पे था, एक सल्फेट यहाँ पे था, 2 सल्फेट हो गए हमारे पास। एसिड हो गया, गिव राइज टू क्या मिलेगा? लेड सल्फेट, इधर भी था इधर भी था, 2 लेड सल्फेट थे, 2 लेड सल्फेट प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल, और इलेक्ट्रॉन तो जमाएंगे हमारे पास बैलेंस। ठीक है जी, तो हमने अगला क्वेश्चन भी कर लिया। ठीक है, ये भी कर ले, ये भी कर ले। कंडक्टिविटी COH की डिक्रीज करती है क्योंकि बेसिक है, और जितना आप डायल्यूशन करते जाओगे उतने नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करते जाएंगे सॉल्यूशन में, तो हमारे पास कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। ये हमने कर लिया। ठीक है, ये हमें करना है K2Cr2O7 वाली रिएक्शन है। एक मिनट क्वेश्चन पढ़ो। Calculate the potential for half cell reaction containing this much concentration of K2Cr2O7, और ये हमें दे रखी है क्रोमियम की। ठीक है, एंड दिस ये भी हमें गिवन है। ठीक है, तो उसको हम सॉल्व करेंगे ऐसे। हमें पता है ई सेल जो होता है वो E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग ऑफ ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन होता है। तो इसकी कंसंट्रेशन हमें कितनी दे रखी थी? 10⁻²। और यहाँ पे क्रोमेट दिया था जो K2Cr2O7। ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन 10⁻² थी, और जो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन है वो इतनी दे रखी थी। 14 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे हमारे पास, 14H पॉजिटिव, क्योंकि हमारे पास K2Cr2O7 है ना, बैलेंस देखोगे तो 14 निकलेंगे। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है। अगर देखो कितने हाइड्रोजन यहाँ पे 14 है ना, रिएक्शन दे रखी है इसलिए 14 दिया है। ठीक है, सबकी पावर अगर आप सॉल्व करोगे तो 14 था, ये 2 था, 6 था, 14 × 6 कर दिया। ठीक है, सॉल्व करो तो 54 आगे आ जाएगा हमारे पास। 0.059 ही है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर होते हैं? 3 हो रहे थे, क्योंकि Cr यहाँ पे +4 था, वहाँ पे 7 होता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स होता है। 3 से 6 होंगे, 2 है ना, 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास ओवरऑल आंसर आ जाता है, सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है जिंक वाली है। ठीक है, नॉन इक्वेशन यूज़ करनी है आपको। क्या थी हमारे पास? E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस ऑफ 0.059। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बेटा जिंक से हाइड्रोजन पे? 2 ही होंगे, जिंक हमेशा 2 ही देता है। लॉग ऑफ
कंसंट्रेशन ऑफ हमारे पास कितनी है 0.01 और वाटर की कितनी है, कंसंट्रेशन दी नहीं हुई है, अच्छा वाटर की 0.01 दे रखी है, 0.01 वाटर की है, ठीक है। 2 लगाने पड़ेंगे हाइड्रोजन, क्यों, क्योंकि 2 होंगे और यहाँ पे हमारे पास 0.1 है, 0.01 का स्क्वायर और ऊपर आएगा 0.1, ठीक है। कैलकुलेशन पार्ट सारी वैल्यूज पुट करोगे, सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आपको प्रैक्टिस करनी है क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में जनरली, ठीक है। कंडक्टिविटी वाला क्वेश्चन अभी हम जिस रिसेंटली किया उसी को वही क्वेश्चन है सेम। स्टेट द फैराडे लॉज सेकंड लॉ, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड टू इन टर्म्स ऑफ फैराडे रिडक्शन ऑफ 1 मोल। तो फैराडे का सेकंड लॉ कहता है द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस लिबरेटेड बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप सेम इलेक्ट्रिसिटी पास करो तो जो हमारे अलग अलग सब्सटेंस हैं, अलग अलग मटेरियल से अलग अलग सब्सटेंस रिलीज हो रहे हैं थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन आर प्रोपोर्शनल टू द केमिकल इक्विवेलेंट वेट, तो वो बराबर होगा उनके वेट के, उतना सब्सटेंस निकलेगा जितना उनके वेट के बराबर होगा। चाहे आप अलग अलग सब्सटेंस अप्लाई कर रहे हो पर सेम इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। अल्फा का फॉर्मूला होता है डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, याद रखो मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये मोलर कंडक्टिविटी है, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला से क्वेश्चन भी आता है, एमसीक्यू भी पूछ दिया जाता है। ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वो कंडक्टिविटी होती है जो इनफाइनाइट सोल्यूशन पे होती है, ठीक है। देख लो पहले, ठीक है, ये आपने कर लिया। ये सेम नॉन इक्वेशन वाला क्वेश्चन है, कॉलर्स लॉ आपको पता ही है, अभी हमने पढ़ा। ये वाला क्वेश्चन भी आपने करी ना, कंसंट्रेशन पे ही है। NH4 NaOH NaCl का दे रखा, बनाना किसका है, NH4OH का है। तो NH4OH को बनाने के लिए मुझे NaOH में से NaCl तो पहले तो माइनस करना पड़ेगा, Na प्लस ये हो जाएगा OH, माइनस करेंगे Na, माइनस करेंगे Cl और एक प्लस करेंगे यहाँ पे NH4Cl, ठीक है। इससे कैंसिल हो जाएगा, Na से Na कैंसिल हो जाएगा, Cl से Cl कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ NH4 और OH बचेंगे। कंसंट्रेशन आपको दे रखे, आप पुट कर लोगे, ठीक है। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, तो सेम में स्टैंडर्ड का फॉर्मूला था डेल्टा G इक्वल टू -N Fe। इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, Au के पास 3 है, ये कैल्शियम 2 लेता है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए 6, 3 2 ज़ा 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, तो N की वैल्यू 6 हो गई। F की वैल्यू पता नहीं चाहिए आपको कितनी होती है, 96500, F की वैल्यू दे रखी है, और E आप निकाल लोगे, इन दोनों को माइनस करके पुट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये अगेन नॉन सेल की क्वेश्चन है, फ्यूल सेल है जिसमें हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करते हैं हम, ठीक है। एनोड पे हमें हाइड्रोजन मिलता है, कैथोड पे हमें ऑक्सीजन मिलता है, अपोलो मिशंस में यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हमारे गैल्वेनिक सेल का क्वेश्चन है, सेम करना है, इसमें भी नॉन इक्वेशन लगानी है, कौन सी, E सेल इक्वल टू E नॉट सेल। इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, 2 ही हो रहे हैं, लेड ने 2 ही ऑब्जॉर्ब किए हैं और जिंक 2 ही रिलीज करता है, -0.059 अपॉन में 2 आएगा लॉग ऑफ कंसंट्रेशन, ऊपर जिंक की आएगी, जिंक की कंसंट्रेशन कितनी है 0.1 और सी कितनी है 0.02, ठीक है भाई। कैलकुलेशन पार्ट आप सॉल्व करोगे। चलिए ये वाला क्वेश्चन मैं करा देती हूँ। ई नॉट सेल कैसे निकलेगा, किसमें से क्या माइनस करना होगा, याद रखो लेड में से -0.13 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.76, तो बचेगा 6 में से 3 गए 3, 7 में से 1 गया 6, तो -0.63 बचेगा, माइनस नहीं प्लस का 0.63 माइनस माइनस रहा। अगला होता है हमारे पास 0.059 अपॉन 2, यहाँ पे 0.059 अपॉन 2 करें तो 0.259 आ जाएगा, याद रखो लॉग ऊपर क्या हमारे पास जिंक होगा और जिंक की कंसंट्रेशन कितनी है हमारे पास 0.1, तो 0.1 रहा, नीचे कितना है 0.02, पॉइंट हटा ऊपर लग जाएगा 100, इसका पॉइंट डाउन चलेगा 10, 1 0 से 0 गया 10 अपॉन 2 log 5, तो बचेगा log 5, log 5 की वैल्यू आपको दे रखी है 0.63, तो यहाँ पे है ये -0.259 इंटू 0.6990, ठीक है। सॉल्व करो, यहाँ से आपके पास ई सेल की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, केमिकल काइनेटिक्स के और सॉलिड्स के जितने भी क्वेश्चन पिछले साल के एग्जाम में आए थे वो सारे हमने कर